नमस्कार। रविवार के दिन एक बड़ी घटना हुई दिल्ली एनसीआर में। काफ़ी बड़ी रिकवरी हुई अमोनियम नाइट्रेट की, जिसको कि मीडिया ने शुरू में आरडीएक्स कहा। वो आरडीएक्स नहीं था, लेकिन एक्सप्लोजिव मटेरियल है और आरडीएक्स से लगभग एक तिहाई क्षमता का ये विस्फोटक होता है और इससे विस्फोट किया जा सकता है। आईईडी बनाई जा सकती है। आईईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। जितने भी आतंकवादी द्वारा विस्फोट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, और जब से आतंकवाद की समस्या ज़्यादा कहिए कि ज़्यादा सशक्त होकर सामने आई है, लगभग पिछले कहिए 30 से 40 साल, तब से जितने भी विस्फोट किए जाते हैं वो आईईडी के द्वारा ही इस्तेमाल करके किए जाते हैं। वो एक विस्फोटक सामग्री होती है, कोई केमिकल होता है, जनरली आरडीएक्स होता है। लेकिन चूंकि अब आरडीएक्स को प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल काम हो गया है, गवर्नमेंट की इतने रेगुलेशंस और बंदिशें हो गई हैं, तो अब इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला है कि अलग अलग तरह के केमिकल फॉर्मेशंस को ट्राई करते हैं और उसमें से एक है अमोनियम नाइट्रेट। और अगर शुरुआत की बात करें, जब कभी 80 के सेकंड हाफ कहिए, मतलब लेट 80s, तो उस समय जब पंजाब का जो मिलिटेंसी थी, खालिस्तानी मिलिटेंट्स के द्वारा जो गतिविधियां की जाती थी, जो इस तरह के घृणित कृत्य किए जाते थे, उनमें छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल होता था, जैसे कुकर बॉम्ब। जो लोग उस समय थोड़े किशोरावस्था में रहे होंगे तो उनको तो अवश्य याद होगा। कुकर बॉम्ब होता था, साइकिल बॉम्ब होता था। ऐसे करके कहीं पे किसी और चीज़ में कोई विस्फोटक रखा और उसको डेटोनेट कर दिया। तो टेक्नोलॉजी बहुत परिष्कृत, बहुत विकसित नहीं थी। अब ये धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, ये सब इनके पास और ज़्यादा तकनीक आई, संसाधन आए आतंकवादी संगठनों के पास, तो इन्होंने कार बॉम्ब वाला ये डिवाइस किया। और उसके बाद तो कार बॉम्ब के अलावा एक फिदाइन का जो कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें सुसाइड बॉम्बर उसको बोलते हैं। तो सुसाइड बॉम्ब वाली बात आ गई, जिसमें कि जो करने वाला है, जो एक्सप्लोजन को एग्जीक्यूट करता है, वो भी उसके साथ ही उड़ जाता है। वो फिदाइन हो गए। लोन वुल्फ वाली बात आई, जिसमें अकेला करता है। उस तरह की बहुत सारी घटनाएं यूरोप में हुई, इंडिया में भी कई बार हुई। बहुत लंबा विषय हो जाएगा, तो मैं अपने आप को वापस संक्षेप में लाता हूँ और बात शुरू करते हैं कि 9 तारीख को जो रिकवरी हुई और 10 तारीख को उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हरियाणा पुलिस की। उसमें पता चला जे&के पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी की एटीएस, गुजरात की एटीएस, इन सब ने मिलकर, और ऑब्वियसली जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईबी है या और भी जो एजेंसीज हैं हमारी, उन सब ने मिलकर एक अच्छी सूचना डेवलप की, एक्शनेबल इंटेलिजेंस को डेवलप किया, उस पर कार्रवाई हुई और एक पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ। और उस गैंग के भंडाफोड़ होने में जो कई सारी बातें सामने आई, उसके बारे में मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा। ये तो 2 दिन 3 दिन में आपने लगातार टीवी देखा होगा, अखबार पढ़े होंगे, तो तमाम प्रकार के कयास, तमाम प्रकार के नाम मीडिया में, और तमाम चीज़ें उसमें अपनी अपनी स्टोरी कुकअप हो जाती हैं कि कोई कहता है ऐसे हुआ होगा, वैसे होगा। वो सब, कोई भी जब घटना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस तरह से होती है, तो अलग अलग स्तर के अलग अलग लोगों को, अलग अलग चैनलों को अपना अपना काम मिल जाता है। वो उसको उस तरह से प्रेजेंट करते हैं जिसमें थोड़ी सनसनी होती है, सूचनाएं होती हैं, सनसनी होती हैं, दोनों को अच्छे से सैंडविच करके उसको पेश किया जाता है। आपको पता है कि मेरा कोई वीडियो का इस तरह का मंतव्य नहीं होता जिसमें सनसनी फैलाई जाए, या कोई बहुत ज़्यादा रीडरशिप या व्यूअरशिप के लिए मेरा उस तरह का उद्देश्य नहीं होता है। बल्कि ये होता है कि अवेयरनेस पता चले, अवेयर सिटीजनरी, एक जागृत समाज को जितनी जानकारी होनी चाहिए अपने परिवेश के बारे में, उसको देने का प्रयास मैं करता हूँ। बहुत गूढ़ या जटिल ज्ञान इसमें देने का कोई मेरा इरादा नहीं है। तो वही, जैसा मेरी आदत है, बहुत बोलचाल की भाषा में आराम से आपको समझाऊंगा कि हमारी ये घटनाएं तो हो रही हैं, वो सब तो अभी तो पता चलेगा। अभी तो इनफैक्ट किसी सुरक्षा एजेंसी ने, भारत सरकार की जो भी सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है इसकी जांच में, वो चाहे एनआईए हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे एनएसजी हो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या और भी जो इन हमारा जो खुफिया तंत्र है, उनमें से किसी ने भी अभी इसको टेरर अटैक भी डिफाइन या डिक्लेयर नहीं किया है। तो उसकी तह तक चूंकि प्रोफेशनल है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई शब्द बोलते हैं, अगर वो कोई चीज़ को डिफाइन करते हैं, तो फिर उसके क्या क्या रिपरकशंस होते हैं, क्या क्या उसके फॉलोअप होता है, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है। कितना आसान नहीं है। लग बिल्कुल क्लियर रहा है और ये निश्चित है कि आप हम सब जान रहे हैं कि ये निश्चित रूप से टेरर अटैक ही होगा। लेकिन सरकारी एजेंसियों का, सुरक्षा एजेंसियों का काम करने का जो तरीका होता है, उसमें कुछ इतना सबूत, इतना मटेरियल हो जिससे कि हम उसको उचित फोरम पर, चाहे वो जुडिशरी हो, जुडिशियल कोर्ट्स हो, या मीडिया हो, या इंटरनेशनल मीडिया हो, या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, उसके जो अलग अलग फोरम है वहाँ पे रख के अपनी बात कह सके, उतना मटेरियल, उतना एविडेंस होना चाहिए। तो सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं इस काम में। अभी लगभग जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं जानबूझ के थोड़ा डिले में, परसों ही सोच रहा था कि इसको बनाऊँ,
लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि थोड़ा इसको कॉन्क्रेटाइज होने दें, थोड़ा सा जो डस्ट है उसको सेटल होने दें, थोड़ा सा चीज़ें कुछ और क्लैरिटी आ जाए सामने, तो तब इसको बात की जाए। तो 36 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इसमें चल रही है। सारी बातें बताई भी नहीं जाती हैं मीडिया में। ऐसा नहीं है कि अगर सुरक्षा एजेंसियाँ, दिल्ली पुलिस ये सब नहीं बता रहे हैं तो कुछ अंदर चल नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कई सारे संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, बहुत सारी बरामदगियाँ हुई हैं। अब ये सोचिए कि 3000 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ और उसके साथ जो डेटोनेटर और बैटरियाँ जिस तरह से बरामद हुई हैं 2 दर्जन के आसपास। प्लान कितना बड़ा था, ये प्लान कितना बड़ा था ये सोचिए। तो उस प्लान को पूरा बस्ट किया गया और उसमें से शायद, मुझे ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है कि उसी की कड़ी में ये जो दिल्ली वाला विस्फोट हुआ है, लाल किले वाला, ये उसी की कड़ी में एक कोई पार्सल ऐसा रहा होगा जो कि डिस्पैच हो गया और वो एग्जीक्यूशन के लिए निकल चुका था, जो शायद सुरक्षा एजेंसी अपनी पूछताछ में उतनी तत्परता के साथ संभवतः उनको जानकारी नहीं हो पाई, कोशिश की होगी, वो उगलवा नहीं पाए। जो भी उसके पीछे रीज़न रहा हो बाद में पता चलेंगे और ये विस्फोट वो हुआ। मेरा अपना मानना यह है कि बहुत बड़ी त्रासदी, जो कि सीरियल विस्फोट हो सकते थे दिल्ली एनसीआर में या कुछ भी हो सकता था, कोई वीआईपी इलाके उसका निशाना हो सकते थे, भीड़ भाड़ भरे वाले जगह, भीड़ भाड़ वाले स्थान, कोई मेट्रो स्टेशन, कोई आईएसबीटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कोई बड़ा होटल, बड़ा मार्ग, कुछ भी हो सकता था, उसको अवॉइड कर लिया गया। और ये जो विस्फोट हुआ इसको प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है देखने से कि जल्दबाजी में एग्जीक्यूट इसको किया गया। तो खैर, जितनी भी जाने गई है अभी तक का जो संख्या है वो 12 करीब इसमें डेथ हो चुकी है। बड़ा दुखद घटना है और कई लोग घायल हैं, तो इतनी भी नहीं जानी चाहिए। एक एक भारतीय, एक एक हमारे समाज के एक एक नागरिक की जान कीमती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ा नुकसान बचा लिया। सुरक्षा एजेंसी कितना काम करती हैं, कितना नुकसान बचा लेती है, इसका आकलन कभी नहीं होता। ये स्थिति है, हर समाज की स्थिति यही है। अब ये सोचिए कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये इससे पहले बड़ी घटना 2008 में हुई थी दिल्ली में, जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें 25 लोग करीब मारे गए थे, और एक छोटी घटना 2014 के शुरू में हुई थी। ये 11 साढ़े 11 साल के बाद तो घटना हुई है, और वैसे बड़ी घटना हुई है करीब 17 साल दिल्ली में कोई घटना सुरक्षा एजेंसियों ने जब भी कभी ऐसी सूचना मिली उसको अवॉइड कराया है, अबॉर्ट किया है उनके प्लान को, टेररिस्ट के प्लान को। तो उसका क्रेडिट हमें उनको देते हुए तब अपनी बात को आगे बढ़ाते जाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी एजेंसियाँ जो इसमें लगी हुई हैं वो इसमें इसका खुलासा पूरी तरह से होगा और सभी इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलेगी। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए कि हमारी तैयारी क्या है। देखिए, हो क्या रहा है कि 1980-90 की बात करें या 90 के लेटर ईयर्स की हम बात करें तो उन दिनों वैश्विक स्तर पर, वैसे तो आतंकवाद तो सैकड़ों साल पुरानी कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, इसको किसी भी नाम से आप कहें, ये तो बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इसका विभत्स रूप और जो सीधे सीधे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की जो भिड़ंत है, इस रूप में जो सामने आया है, वो मेरे विचार से पिछले करीब लगभग 35-40 साल की ज़्यादा एक बड़ी सशक्त कहानी हो। जब पंजाब का मिलिटेंसी होती थी खालिस्तान वाली, तो हमारी तैयारियां भी रिएक्टिव होती थी। हमारे जो रिस्पॉन्स थे, चूंकि नई चीज़ थी, उससे पहले नॉर्थ ईस्ट में रहा है आतंकवाद, लेकिन उसको हमेशा एक अलग तरह से, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वायलेंस की सिचुएशन मानते हुए, घटना मानते हुए उसको हैंडल किया गया। और कोई हमारा ढांचागत संगठन या संगठनात्मक ढांचा इस तरह का नहीं था जो कि उसको रिस्पॉन्ड कर सके। लेकिन जैसे जैसे समस्या बढ़ी, पहले पंजाब, फिर उसको काबू किया गया। ये भी मैं आपको बता दूं कि पंजाब की मिलिटेंसी जो काबू की गई है, ये विश्व का अनोखा अनोखा उदाहरण है, इकलौता। एक यहाँ पर काबू में हुआ है, नियंत्रण में हुआ है, और एक श्रीलंका में जो एलटीटीई का जो आतंकवाद था उसको नियंत्रित में किया गया है। बहुत भारी नुकसान हुआ है श्रीलंका में। आपको मालूम भी है कि इंडिया को भी अपनी फौज उतारनी पड़ी थी। इंडियन IPKF जो गया था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते थे सन 88 की बात। तो वहाँ पे कुछ नियंत्रित किया गया, और उसके बाद उससे भी पहले सफलता की कहानी, वो तो अभी 20 साल पुरानी है। हमने 30 साल पहले पंजाब में, और केवल पुलिस के बल पे, कभी आर्मी का इस्तेमाल नहीं किया गया एक्सेप्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार, पुलिस के बल पे वहाँ हमने उसको काबू किया। ये अकेली सफलता की कहानी है। उसके बाद उसी के साथ साथ फिर, चूंकि ये सब का सब पूरा का पूरा पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित होता है, उसके द्वारा प्रेरित है, उसके द्वारा नियंत्रित और नियोजित होता है,
तो उन्होंने जब उनको लगा कि वहाँ शिकस्त मिल रही है तो उन्होंने कश्मीर वाले बॉर्डर को एक्टिव कर दिया। और चूँकि वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि उनकी जो योजनाएँ हैं उसको वो सूट करती है, और पहले से कश्मीर की एक समस्या चल रही थी, तो उसका कई सारे फ्रंट्स पे जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है किसी एक के द्वारा, देश के द्वारा दूसरे किसी देश में, जिसे हम प्रॉक्सी वार भी कहते हैं, या लो इंटेंसिटी वार, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जा सकता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें पब्लिक को भड़काना, मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनका यूज़ करके डॉक्ट्रिनेशन करना, जो सरकार है या कोई रूलिंग पार्टी है उसके किसी किसी काम को बढ़ा चढ़ा के बता के घृणा पैदा करना लोगों में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर हथियार सप्लाई करना, ट्रेनिंग करना, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। फिर सेल्स होती हैं, एक्टिव सेल, स्लीपिंग सेल, मॉड्यूल्स अलग अलग हो गए हैं आजकल। तो ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा परिवेश है, इस परिवेश को हमने रिस्पॉन्स भी दिया है। किस प्रकार से चीज़ें बदली हैं, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो आतंकवाद की शुरुआत थी, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ होते होते तो उसका जहर है, वो लगभग कई राज्यों में, हमारे देश के कई राज्यों में और कई जिलों में सक्रिय और निष्क्रिय मॉड्यूल्स और सेल्स के रूप में फैल चुका है। दशकों से यद्यपि हम इससे जूझ रहे हैं, वो संभवतः विश्व में इकलौते देश होंगे जो कि इतने दशकों से लगातार आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। इसीलिए हम आपने देखा होगा कि हमारे राजनेता, प्रधानमंत्री जी हों या विदेश मंत्री, जिस भी फोरम पे बात करते हैं विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो हमेशा आतंकवाद का जिक्र जरूर करते हैं। सॉरी, अब स्वरूप इसका बदलता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम लोग अपना संगठनात्मक ढांचा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम लोगों ने कई सारे इसमें नए चीज़ें ईजाद की हैं, चाहे वो मल्टी एजेंसी सेंटर हो, MAC, मैक जिसको बोलते हैं, चाहे वो NTRO हो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नेट ग्रिड आता है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये सारे के सारे हमने ईजाद किए हैं। ये हमारे तरीके हैं किस प्रकार से हम इंटरसेप्शन करते हैं, उसके क्या क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ना केवल हम खुद उसको इवॉल्व कर रहे हैं, हम खुद उसको इन्वेंट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, बल्कि जहाँ जहाँ वो अवेलेबल होता है, जहाँ जहाँ हमें सूट करता है, वहाँ से इम्पोर्ट भी करते हैं, बाहर के देशों की मदद भी लेते हैं। तो एक हम ढांचा जो तैयार कर रहे हैं, तो आप ये मत मानिए कि वो लोग चुप बैठे हुए हैं। जो आतंकवादी संगठन है, आपको मालूम ही है, इसमें कुछ छिपी चीज़ नहीं है। वो सारे के सारे जो इंडिया में सक्रिय हैं, वो सब के सब विदेशों से और विशेषकर पाकिस्तान से और किसी हद तक चाइना से उनको समर्थन मिलता है। तो वो बाकायदा वहाँ भी उनका एक संगठनात्मक ढांचा लगातार मजबूत होता जा रहा है। जिस तरह से हम अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने सुरक्षात्मक तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, उस तरह से वो अपने आक्रमण तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। उनका भी संगठन है, उनका भी ढांचा है, उनका मॉड्यूल, सेल्स, निष्क्रिय, सक्रिय, कमांडर्स, लोकल कमांडर, उनका ही पूरा का पूरा एक ढांचा होता है, पूरी हायरार्की होती है। और चूंकि उसको तो ISI का और पाकिस्तानी आर्मी का खुला सपोर्ट है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हम लोगों ने वहाँ काफ़ी कार्रवाई की थी और उसको नेस्तो नाबूद किया था, कई सारी चीज़ों को, वो दोबारा वहाँ पर ही सरफेस होने लगी। वो वैसे भी ये एक आइडियोलॉजी है, विचार है, आतंकवाद एक विचार है। इसका जड़मूल नाश करना बहुत मुश्किल काम है, रक्तबीज की तरह से होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। इसको टेम्परेरी रिलीफ तो इस तरह की चीज़ों से मिल जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई या एयर स्ट्राइक हो गई, या एक बार अच्छा एक्शन लिया, कुछ समय के लिए वो शांत रहा। अब देखिए, जैसे मई में वही खत्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और जैसे उसको मौका मिला, थोड़ा सा उसने अपने को रीबिल्ड किया, और थोड़ा बाकी इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह का हालात हैं, जो परिदृश्य बना हुआ है विशेषकर जो साउथ एशिया में, और जिस तरह से अमेरिका इसमें पाकिस्तान को पीठ पे हाथ रख रहा है, खुला खुला समर्थन दे रहा है उसको कई चीज़ों के लिए, तो उसका मनोबल फिर बढ़ गया दोबारा से। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि किस प्रकार से खतरे का स्वरूप जो बदलता जा रहा है। अब LET है, लश्कर तैयबा है, जैश है, अंसार, गजवाए हिंद, बहुत सारे संगठन हैं, कहने को तो सैकड़ों हैं, लेकिन जो मेन है, हिजबुल मुजाहिदीन होता था, वो थोड़ा उसको काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई है। ऐसे संगठन हैं जो विदेशी हैं, पाकिस्तान में पनपते हैं, पलते हैं, और हमारे यहाँ वो ये सब आतंकी गतिविधियाँ करते हैं, और कुछ लोकल भी हैं, हमारे इंडिया के भी हैं, कश्मीर बेस्ड हैं, और भी जगह के हैं कई सारे। तो ये सब के सब अपने प्रॉक्सी वार के माध्यम से हमारे जो नेटवर्क हैं, स्थानीय नेटवर्क है, उनमें इन्होंने अपनी पहुंच बना ली है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहुंच बना। आज देखिए आप सोशल मीडिया में, अभी एक वो चला था, एक आई लव मोहम्मद का शुरू हुआ था। बात वो नहीं है कि आई लव मोहम्मद कहना गलत है, सही है, मैं जैसे आपको पता है, मैं कोई कंट्रोवर्सी वाली बात चीज़ें नहीं करता हूँ, सनसनी वाली अपने वीडियोज़ में। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि उसके माध्यम से भी एक बार ये प्रयास किया गया
कि उसकी मंशा जो भी रही हो कि जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है उनको जोड़ा जाए, उनको इकट्ठा किया जाए और एक अनावश्यक सरकारी तंत्र के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिससे कि वो दिक्कत में आए और उसको फिर रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़े और उसको फिर फर्दर प्रोपेगेंडाइज किया जाए। तो जो इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, उनके माध्यम से और छोटे छोटे जो उनके फाइनेंशियल चैनल्स होते हैं, जो सपोर्ट आती है बाहर से विदेशों से पैसों की, उनके माध्यम से इन्होंने भीतर तक पहुंच बना ली है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आज की दुनिया में ये कुछ सीमाओं तक सीमित नहीं है आतंकवाद। यूरोप में आप देखिए, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया, साउथ ईस्ट में, और अपना जो हमारा साउथ एशिया वाला जो पार्ट है हमारा वाला, यहाँ पे प्रॉक्सी युद्ध जो हो गया, प्रॉक्सी युद्ध मतलब यही एक दूसरे के देश में आतंकवादी गतिविधि के माध्यम से हस्तक्षेप करना। ये एक नया नॉर्मल बन गया है, एक न्यू नॉर्मल। जैसे हमने अभी कुछ साल पहले 3-4 साल हम कोविड के साथ रहे, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ था कि आदत पड़ गई थी। उसको कहा जाता था कोविड को न्यू नॉर्मल, बार बार साबुन से हाथ धोने, मुंह पे मास्क लगाना है, दूरी बना के रखनी, ये सारे न्यू नॉर्मल बन गए। ऐसी अब आतंकवाद और न्यू ये प्रॉक्सी जो वार है, ये एक धीरे धीरे जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड का परिदृश्य है, विश्व का परिदृश्य है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उस पर एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। चूंकि प्रॉक्सी वार लो कॉस्ट वार होती है, सीधे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, विचारधारा, जैसे मैंने बताया कि आइडियोलॉजी का मामला होता है, तो उसमें इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, रेडिकलाइजेशन करते हैं, इनके कैंप्स होते हैं जगह जगह पे। वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स एक सेल अलग है, लॉजिस्टिकल सेल अलग है, ऑपरेशनल सेल्स इनके अलग होती हैं, आइडियोलॉजिकल सेल अलग होती हैं। रिक्रूटमेंट हुआ जिसमें साम्राज्य के तथाकथित, अभी तक तो ये कहते थे कि जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से विपन्न हैं, अनपढ़ हैं, उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती, क्योंकि उनको बहकावे में आ जाते हैं जल्दी से। अब ये जो हुआ है, जो ये सब फरीदाबाद में गैंग पकड़ा गया है और विस्फोट हुआ दिल्ली, इसमें तो सारे डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं। तो ये तो अनपढ़ नहीं है ना, तो ये कम कम पैसे वाले हैं। इन लोगों ने विदेशों में रह के डॉक्टरी की पढ़ाई की है, चाइना से और कहाँ कहाँ से ये पढ़े हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तकनीक का इस्तेमाल करके आतंकवाद की गतिविधियों को ये बढ़ावा दे रहे हैं, उस तरह की घटनाएं कारित कर रहे हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता इस तरह से। एक नया टर्म दिया है मीडिया ने, मैं तो अभी पता नहीं वो कितना आगे चलेगा, कि सफ़ेद पोश आतंकवाद, वाइट कॉलर टेररिज्म, टेरर। तो मीडिया ये काम करता रहता है, कभी जैन जी का वो शुरू हो जाता है, कोई इस तरह की टर्मिनोलॉजी देते रहते हैं, उनका अपना प्रोफेशन है। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि विचारधारा के लेवल पे उनको रेडिकलाइज करके, ट्रेनिंग करके, दुष्प्रचार, जैसे मैंने बताया, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, सरकार का कोई कदम पता चला, वक्फ का कोई बिल आ रहा है रेगुलेट करने के लिए, उसके बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, डिसइन्फॉर्मेशन शुरू कर दी, मिस इन्फॉर्मेशन शुरू कर दी। अभी आपने देखा था कुछ साल पहले यहाँ पे एनआरसी आया था, सीए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कुछ समझे या बिना समझे, बस केवल यह कि विरोध करना है, इस तरह की चीज़ें, ये एक उसका एक पार्ट हो गया। मैं आपको विषय को समझाने के लिए कह रहा हूँ। और एक है तकनीक, इन सबको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि संयोग कुछ ऐसा विडम्बना कि जो हमारा देश है, भारत देश है, ये ऐसे इस पूरे के पूरे, जहाँ पूरा ट्रबल चल रहा है, मिडिल ईस्ट, इसराइल, अरबियन कंट्रीज, जो पूरा का पूरा, उसके फिर हम बिल्कुल बीचों बीच स्थित हो जाते हैं। और हमारी इस आसपास की जो स्थिति है, जो बॉर्डर की स्थिति है, हम लोग चारों तरफ से होस्टाइल ताकतों से घिरे हुए हैं। तो इसलिए हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई तरह की बहुस्तरीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये जो समस्या आई है, इसका एक और कारण है। 20-25 साल पहले, या लगभग आप मांगिए 30 साल पहले, जो कॉन्सेप्ट आई थी, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, ग्लासनोस्ट हुआ, वहाँ पे ओपननेस आई, सब, तो एक दौर चला था ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन का पूरी दुनिया को कहते थे ग्लोबल विलेज है। अब वो जब ग्लोबल विलेज की कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फेल होती जा रही है, तो एक नया कॉन्सेप्ट अब आने लगा है, जो कि 100-200 साल पहले आया था, वो था नेशनलाइजेशन का। अब हर कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने वो संकीर्ण हित हो, चाहे सही हित हो, आर्थिक हित हो, रणनीतिक हित हो, राजनीतिक हित हो, सामाजिक हित हो, अपने अपने हितों के लिए पूरी तरह से ताकत का इस्तेमाल करके, और जो भी उसके दो सामने एडवर्सरीज है, उनको नीचा दिखाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहता। हर कंट्री अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, चाहे वो सुपर पावर हो, या अमेरिका या रूस हो या चीन हो। और भारत भी चूंकि इमर्जिंग सुपर पावर है, मेरे विचार से अगर हम हर तरह की बात करें, चाहे वो आर्थिक शक्ति की बात हो, चाहे सेना की शक्ति, मिलिट्री पावर, या समाज की जो सॉफ्ट पावर होती है, या जनसंख्या के हिसाब से बात करें, या जो युवाओं की संख्या उसकी बात हम करें,
डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो हम भी चौथे पांचवें नंबर पे आने लगे हैं। तो हम भी अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ देख रहे हैं। इस सब से क्या हुआ है कि एक इस तरह का माहौल पैदा हो गया है कि अपने देश की भलाई के लिए दूसरे को किसी हद तक नुकसान पहुंचाओ, हमें फ़ायदा होना चाहिए। ये भी इसका बहुत बड़ा कारण रहा है कि उसके जो परिदृश्य है आतंकवाद का, उसमें पूरी चेंज हो रही है। और अब इसी इसी के चलते जो आतंकवाद के वित्त पोषक हैं वो बढ़ गए, अवैध हथियारों का नेटवर्क है, कट्टरपंथी सामग्री बांटी जाती है, साइबर अपराध अपराध होते हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पे वहाँ एटीसी में कुछ इशू आ गया था टेक्निकल, तो उसको भी स्पूफिंग की बात की जा रही है, शायद जीपीएस स्पूफिंग करने का प्रयास किया गया था। तो ये सब करते करते सारे के सारे राष्ट्रीय हितों को अपने ऊपर रख रहे हैं, और पूरे विश्व में इस तरह की उथल पुथल का माहौल बना हुआ है कि जहाँ पे अपने अलावा किसी देश को दूसरे देश का हित नहीं दिख रहा है। इसमें जो भी टूल्स हैं दूसरों को दुखी करने के, वो अपनाए जाएंगे, वो अपनाए जा रहे हैं। उनमें से एक है आतंकवाद। ये परिदृश्य में चेंज हुआ है, लेकिन हम इसको बाकायदा इसकी चुनौती का हम सामना कर रहे हैं। और जो लोग थोड़ा बहुत इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं, वो सहमत होंगे इस बात से कि जिस तरह का समन्वय बना है, वो जैसे मैंने बताया, जैसे कि एनआईए का गठन हुआ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बाद मैक आया, मल्टी एजेंसी सेंटर, इंटेलिजेंस ग्रिड जो नेट ग्रिड है, एनटीआरओ है, ये जितने भी आए हैं ये सारे के सारे इंटर मिनिस्ट्री इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के आधार पे काम करते हैं। शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस होती है, चाहे वो आर्मी की इंटेलिजेंस हो, मिलिट्री की, चाहे वो राज्यों से प्राप्त हो, चाहे सेंटर की जो एजेंसियां हैं वो आर एन ए डब्ल्यू हो या आई बी हो, उन सबका पूरा कोलेशन कोऑर्डिनेशन होता है। उन पे एक्शनेबल इनपुट निकाला जाता है, फिर कार्रवाई होती है। मैं इसको, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो 80-90 के जो दशक थे उनसे बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, मेरी वीडियो है तैयारी के बारे में, समझाने के बारे में विषय को, कि मैं विषय को किस प्रकार आपको बता पाऊँ और आप में भरोसा ताकि कायम हो अपनी व्यवस्था के प्रति। जो कई कई दिनों में चीज़ काम होती थी, टेक्नोलॉजी के, मशीनों के, उपकरणों की मदद से इंटरसेप्शन, बड़े बड़े हमारे यहाँ जिस तरह के हम लोगों ने वो सब लिए हैं इक्विपमेंट्स, तो उससे घंटों में और मिनटों में वो सूचनाएं आ जा रही हैं। और राज्यों के स्तर पर अगर हम बात करें तो करीब करीब सारे राज्यों में एटीएस का गठन बहुत पुरानी बात अब हो चुकी है। अब एटीएस बहुत मॉडर्नाइज हो चुके हैं सबके, और खासकर इसमें अगर बात करें तो दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इनकी जो एटीएस की इकाई है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और समय समय पर अपने को साबित किया है। इनके पास जो अधिकारी हैं उनको सबको बाकायदा फॉरेंसिक मोबाइल के उपकरण हैं, उनका ज्ञान प्रशिक्षण दिया जाता है, मॉक ड्रिल्स होती हैं, ये सारी की सारी हमारी तैयारी है। और इसीलिए आप देखिए कि जो जिस प्रकार से हुआ घटना, और करीब करीब 10 मिनट में लाल किले के पास सारा का सारा पूरा का पूरा कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। कई सारे लोग हिरासत में आ गए, पूछताछ चल रही है। और वो इसी का है कि ये प्रतिक्रिया हमारी कितनी अच्छी थी। केवल प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा, अब पूर्वानुमान भी करना आवश्यक होगा, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग करनी हमें पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह की खुफिया तंत्र के लिए चुनौतियां पैदा हो रही हैं, सुरक्षा एजेंसी को भी पैदा हो रही है, उसको पहले से पहचान लेंगे तो उससे बचेंगे। और अभी तक ये एजेंसी ये काम हमारा बखूबी करती रही है। पिछले लगभग 10 एक साल से, मान लें 8-10 साल से, कश्मीर में थोड़ा सा इशू था, लेकिन 19 के बाद जब से 370 हटा, वहाँ भी स्थिति बेहतर हो रही है, कंट्रोल की तरफ जा रही है। बाकी कम से कम कश्मीर के बाहर हमने पिछले कई वर्षों में, ये पहली घटना है जो कि निश्चित रूप से चुनौती भी है। इसको हमें बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा, ले भी रहे हैं एजेंसी सारी। हमें रेडिकलाइजेशन के खिलाफ सिस्टमेटिक स्तर पे काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से कुछ स्थानों पे इस तरह की बातें चलती रही हैं कि तमाम युवाओं को मिसलीड करना, गुमराह करना, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी। आइडियोलॉजिकल स्तर पे भी करनी पड़ेगी। केवल ये मसल पावर से काम नहीं चलेगा। इसमें हमें कई सारे उन्नत राष्ट्रों से सीखना पड़ेगा, खासकर अमेरिका से, जिसने 9/11 की घटना के बाद कोई बड़ी घटना अपने यहाँ नहीं होने दी, चूंकि उन्होंने अपने अंदर जो आंतरिक तंत्र है उसको मजबूत किया। बाह्य तंत्र, बाह्य मतलब फ्रंट पे तो उन्होंने लड़ाई लड़ा, एक्सटर्नल फ्रंट पे जो भी उन्होंने किया, अफगानिस्तान में वो किया, ओसामा बिन लादेन को मारा, वो सब हुआ, अलग हुआ, लेकिन वो अंदर से भी उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत किया है कि हाँ, अब उसमें इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल काम हो गया है। हमें भी उससे सीखना पड़ेगा, हम कर भी रहे और अच्छे से करेंगे। और वो ठीक है, वो थोड़ा ताकत में हमसे ज़्यादा है, पैसा उनके पास हमसे ज़्यादा है, तकनीक हमसे अच्छी है, लेकिन हम लोग भी अगर सुपर पावर बनना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो आपको ताकत लानी पड़ेगी अपने पास, हर तरह की ताकत अपने हाथ में लानी पड़ेगी। वो चाहे आर्थिक ताकत हो, चाहे सैन्य ताकत हो, चाहे खुफिया की ताकत हो, समाज की ताकत हो, एकता की ताकत हो, कोई भी हो। बिना ताकत के
कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सुरक्षा के तंत्र को, स्तर को ऐसे सुदृढ़ करना पड़ेगा ताकि ये घटना इस तरह की दोबारा ना हो। पब्लिक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा शायद एक उद्देश्य ये भी है आप लोगों से बात करने का। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोगों तक जाए पब्लिक के मेरा ये वीडियो, वो उसको और शेयर करें और लाइक करें और बताएं लोगों को। आराम से बैठ के सुने, 4 लोगों के ग्रुप में बैठ के सुने। पब्लिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि कई महत्वपूर्ण आतंकी मामलों में स्थानीय सूचनाएँ, जो छोटी-छोटी सूचनाएँ होती हैं, वो और सतर्कता, जो नागरिक सतर्क रहते हैं पब्लिक हमारी, उससे बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ कई बार बच जाती हैं और ऐसा हुआ है। सामुदायिक सहयोग को, जो कम्युनिटी का जो कोऑपरेशन है, उसको हमें आंतरिक सुरक्षा की जो योजना है उसका अनिवार्य अंग बनाना पड़ेगा। और अमेरिका की जो समाज है, उससे केवल ये नहीं सीखना है कि हमें इक्विपमेंट ले लिए ताकत, उससे ये भी सीखना है कि वहाँ का समाज कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना कोऑपरेटिव है। वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाइए, पूरा बॉडी स्कैन कर लेते हैं, कभी कोई चू नहीं बोलता। यहाँ पे अगर सिपाही कोई गाड़ी रोक ले तो उसको धौंस दिखाई जाती है, अपना पदनाम बताया जाता है, पूर्वजों तक के कई पीढ़ी के नाम बता देते हैं, कौन किस घर से बिलोंग करता है। तो उस टेंडेंसी से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और सुरक्षा एजेंसियों को भी वो ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा हमें। दलगत राजनीति की स्थिति ये है कि हाँ, एसआईआर होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स, जो कि बड़ी रूटीन सी प्रक्रिया है। भाई वोट वही तो देगा जो नागरिक होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम है कि वो समय समय पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करे। पहले भी होते रहे हैं, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उसको ही मुद्दा बना दिया जाता है। अलग से बात करूंगा कभी, मतलब किस प्रकार से एक परिपक्व विपक्ष के अभाव में कई मामलों में हमें राष्ट्रीय स्तर पे उतनी मजबूती नहीं मिल पाती, इतनी मिलनी चाहिए। चाहे वो एनआरसी का मामला हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, चाहे सीए का मामला हो, चाहे एसआईआर का मामला हो। विरोध इसलिए कि केवल विरोध करना है, और जनता चूंकि वो बहक जाती है राजनीतिक कारणों से, कुछ उनको धर्म का उसमें मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है राजनीति के साथ। वो सभी के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं केवल विपक्ष के द्वारा किया जाता है। रूलिंग पार्टी भी उसमें अपना, वो अपने फायदे की, ये अपने फायदे की। तो जो एक कहिए कि जो मतभेद है वो फिर मनभेद, और मनभेद के बाद डिवीजन की तरफ जो बढ़ती हुई लकीर है वो और गाढ़ी होती चली जाती है, जो कि हमें समाज के रूप में सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इस तरह की दलगत चीज़ों से ऊपर उठ के और इन चीज़ों को सपोर्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हो गए इनके आतंकियों, तो इनका जवाब भी इनका अंतर्राष्ट्रीय है। हम चाहे इंटरपोल की बात करें, चाहे संयुक्त राष्ट्र में एक आतंकवाद के खिलाफ निदेशालय बना हुआ है, और या तो बहुपक्षीय खुफिया साझेदारी भी होती है। इसमें मतलब आपस में शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस भी होती है, और बाकायदा एक दूसरे की मदद भी की जाती है। अभी होगी, इस वाले मामले में आप देखेंगे होगा ये। सुरक्षा का अर्थ है आत्मनिर्भरता, लेकिन अलगाव नहीं है उसका मतलब। इसका मतलब ये है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आदान प्रदान के माध्यम से और ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त करनी पड़ेंगी। अब आगे हमें क्या लेना है, कैसे करना होगा, जैसे मैंने बताया प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की बात की गई है। हमें पहले से अनुमान लगाने पड़ेंगे। उसके लिए सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, ह्यूमन सर्विलांस, मतलब एक तो होता है कि मशीनों के द्वारा सर्विलांस आ रही है, इंटरसेप्शन आ रहा है, जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, मेल को इंटरसेप्ट, वो सारा का सारा इंटरसेप्शन का जो इकोसिस्टम है, और एक ह्यूमन सर्विलांस जो मिलती भी है हमें, हमारे काम होते हैं वहाँ पे। हम लोग भी, ऐसा नहीं है, मतलब हमारे भी अपने ऑपरेशंस होते रहते हैं, विदेशों में भी सब जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी ऑपरेशंस होते रहते हैं, सभी जगह होते हैं। केवल जांच तक सीमित ना रह के प्रोडक्टिव पुलिसिंग करें। तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, चाहे वो एआई हो, चाहे ड्रोन के द्वारा सर्विलांस हम कराएं, या डिजिटल फोरेंसिक जैसे उपकरण है जो कि पुलिस को देने पड़ेंगे। नेट ग्रिड का जो अगला चरण है, जिसमें कि राज्यों से मिलने वाले डाटा नेटवर्क को भी जोड़ा जाएगा, उसकी और सशक्त बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर से जो 370 हटा, उसके बाद सुरक्षा बलों की जो ठोस कार्रवाई हुई है लगातार, उससे निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में सुधार परिलक्षित हुआ है। लेकिन जितनी मशीनें हों, कितनी सतर्कता हो, जांचकर्ताओं की सूझबूझ और एजेंसियों के बीच में जो तालमेल है, इससे हम आपदा को रोक सकते हैं। तकनीक सहायता तो करती है, लेकिन काम मनुष्य ही करता है। तो मनुष्य को जो हमें है, उसको हमें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उसमें आप लोग भी हैं, समाज भी है, पुलिस के कर्मचारी भी हैं, केवल इंटेलिजेंस नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ होता है। जांच चल रही है, दाल किले के पास जो धमाके जा रही है, लेकिन व्यापक दृष्टि ये होनी चाहिए कि भारत अपनी सुरक्षा क्षमता, जो आंतरिक सुरक्षा क्षमता है, जैसे होता है ना इम्यूनिटी, अगर किसी के शरीर की इम्यूनिटी वीक होगी तो कितना भी ऊपर से दवाइयाँ खा ले, वो फिर बीमार ही पड़ेगा। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती तो छोटे मोटे जल के झेल जाता है। यही आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर अपने को मजबूत करने का परिणाम होगा। अपने आप को मजबूत करें, पहले से कहीं ज़्यादा सक्षम आंतरिक सुरक्षा का ढांचा हमने तैयार कर लिया है, लेकिन खतरे भी उतने ही तेज़ी से बदल रहे हैं। आतंकी संगठन भी अब ज़्यादा संगठित, आधुनिक तकनीक से लैस और संसाधन युक्त हो रहे हैं,
और भू राजनीतिक स्तर पे जैसे मैंने बताया, जियो पॉलिटिकल स्तर पर भी उन्हें कई असफल राष्ट्र, फेल्ड स्टेट जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश अब हो गया है, इनके द्वारा और हमारे पड़ोसियों का खुला समर्थन भी मिल रहा है। इन सब में पुलिस का आधुनिकीकरण, फोरेंसिक विज्ञान और खुफिया साझेदारी में जो निवेश होता है, इसमें और खर्चा करना पड़ेगा हम लोगों को, सरकारों को, और दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकता को बनाया जाना चाहिए। ये सारी आवश्यकताएं होंगी। आत्मसंतोष करके कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, मेरे सारे डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ताकतवर हो गए तो आराम से बैठ जाएं, अपना उसको थोड़ा लेजरली ले लें या लापरवाही बरतने लगे। आत्मसंतोष का कोई स्थान सुरक्षा में नहीं होता है। भारत की सुरक्षा प्रणाली आज प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सहनशीलता और आत्मविश्वास के प्रतीक बन चुकी है, और इसीलिए लाल किले ने पहले भी बहुत सारे संकट झेले हैं, उनका साक्षी रहा है और हर बार उसका मुकाबला किया है, और राष्ट्र पहले से अधिक सशक्त होकर उभरा है, और इस बार भी ऐसा ही होगा, ऐसा मुझे पक्का यकीन है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। डिस्कशन लंबा हो गया, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं कि इनको समझाने के लिए समय देना पड़ता है। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा बहुत बहुत अनुरोध। धन्यवाद। जय हिंद।